This conference will now be recorded. कैश फ्लो के क्वेश्चन के अंदर एक तो हमने फॉर्मेट सीखा, उस फॉर्मेट के अंदर कभी कभी आपको अकाउंट्स मतलब लेजर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। मोस्ट फेवरेबल अकाउंट्स, फेवरेबल से मुराद है जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, अकाउंट्स इन कैश फ्लो। एक जर्नल लेक्चर मैं आपको देता हूं इसके ऊपर, वन बाय वन जो फॉर्मेट में चीजें लिखी हुई हैं उनके बारे में कुछ बातें बताता हूं, फिर हम क्वेश्चन ही करने हैं बाद में। इसमें अब सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिकल हिसाब किताब इसका खत्म हो चुका है। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें, तो पहली सिचुएशन के अगर गिवन होगा तो तब तो बात खत्म हो गई ना। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है तो ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की सारी इंफॉर्मेशन बताई हुई है तो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना लो और प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड कर लो। अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है तो आप कैपिटल का लेजर बना लो, कैपिटल अकाउंट बना लो। कैपिटल का अकाउंट कब बनाया जाएगा? व्हेन रिटेन अर्निंग अकाउंट इज नॉट गिवन। रिटेन अर्निंग अकाउंट इज नॉट गिवन। तो आप कैपिटल का एक अकाउंट बना लोगे, वहां से प्रॉफिट फाइंड हो जाता है। तरीकाकार मेरे भाई, अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको हर बात रटाई जाए। कैपिटल अकाउंट से मुराद ये है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर हमारा कैपिटल डेबिट होगा तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड पे। डेबिट होगा तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड पे। तो मेन चीजें क्या क्या पॉसिबल होती हैं? एक कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, और ये बात भी आपको बताई गई है कि अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स ना गिवन हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक ही चीज को कहेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स की अमाउंट ना गिवन हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स एक ही अमाउंट कहलाएगी। ओके, उसके बाद यहां पर हम ड्राइंग्स लिखते हैं। इंडिविजुअल का केस हो तो ड्राइंग्स की बात हो रही होती है, और कंपनी का केस हो तो डिविडेंड की बात हो रही होती है। इसके अलावा भी कैपिटल में चीजें आ सकती हैं, जैसे कि अगर एक नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो कैश, अगर बिजनेस का लोन पे कर दोगे तो लोन के नाम से। ठीक हो गया जनाब। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो आपके पास ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा बनती हैं। तीन चीजें ऐसी हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा बन सकती हैं, और ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीजें ही आपको अवेलेबल हों। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपनी रिक्वायरमेंट यहां से पूरी किया करेंगे।
कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट नहीं गिवन तो पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ड्राइंग्स नहीं गिवन तो ड्राइंग्स फाइंड कर लेंगे। ये दोनों गिवन है और बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ रही है तो इंक्रीज इन कैपिटल होगा। फिर अगली सिचुएशन हमारे पास है कि हम रिटेन अर्निंग का लेजर बना लेते हैं, और मैंने आपको रिटेन अर्निंग के डिफरेंट नाम भी लिखवाए थे, याद है ना। ये सिचुएशन कब आती है? अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग अकाउंट बैलेंस गिवन हो तो भाई रिटेन अर्निंग का ब्रॉ डाउन, उसका कैरी डाउन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड, अगर आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, अगर आप बोनस शेयर्स रिटेन अर्निंग में दे रहे हो, मतलब मेरे भाई अब आप लोगों ने सारी एंट्रीज पढ़ी हुई हैं और ये कोई बच्चों की तरह बार बार डिस्कशन करने वाली बातें नहीं है। अगर हमारी ट्रांजैक्शन में रिटेन अर्निंग डेबिट होगा तो इस लेजर में आएगा, रिटेन अर्निंग क्रेडिट होगा तो भी इस लेजर में आएगा, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग का लेजर एक तरह का बना लेते हैं। तो इसके अंदर ये दो चीजें मोस्ट पॉपुलर हैं जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। तो मेरे भाई प्रॉफिट का जिक्र खत्म हो गया कि प्रॉफिट अगर क्वेश्चन के अंदर ना गिवन हो तो किस किस पॉसिबिलिटी से प्रॉफिट फॉर द ईयर आप लोग फाइंड कर सकते हो। डन। प्रॉफिट के बाद जिक्र आता है IAS 16 से रिलेटेड चीजों का। IAS 16 के अंदर जो चीजें डिस्कस होती हैं, एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एक गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, एक एडिशन, एक सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल, और एक एक्सचेंज का केस भी अलग से सेपरेटली डिस्कस करना जरूरी होता है। तो मेरे भाई ये चीजें अक्सर IAS 16 के अंदर कवर होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो लिंक बनता है, अगर क्वेश्चन के अंदर ये बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है तो ठीक है, वरना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट्स बनाने के लिए फर्दर दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अकाउंट बनाते हुए भी फर्दर दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपके लेजर्स कॉस्ट पे बन रहे हैं या आपके लेजर्स बुक वैल्यू पे बन रहे हैं। फर्दर फिर दो बातों का ख्याल रखा जाता है। अगर कॉस्ट पे लेजर बन रहे हैं तो आपके दो लेजर्स बनेंगे, और क्या क्या पॉसिबल चीजें आ सकती हैं वो हमने पहले भी लिख ली थी। एक तो सादा एडिशन होता है, बल्कि आप एडिशन नहीं लिखते क्योंकि आपको पता है डेबिट साइड पर एडिशन ही आता है। कैश पे कोई एसेट खरीदो, उधार पे कोई एसेट खरीदो,
कोई ऑनर एसेट ले आए, एक्सचेंज के केस में, तो जनाब ये सिचुएशन है जैसे हमारा एसेट डेबिट होता है, ये सारी लिखेंगे, लेकिन कैश फ्लो के अंदर सिर्फ ये चीज आती है। फिर उसके बाद डिस्पोजल क्रेडिट साइड पर आता है, इंपेयरमेंट लॉस या रीवैल्यूएशन लॉस एक ही बात है। इंपेयरमेंट लॉस या रीवैल्यूएशन लॉस, ये सारी चीजें लिखने के बाद तो जो एडिशन हमारा कहलाएगा वो जो कैश फॉर्म में हम एसेट खरीद रहे होंगे वो हमारा आउटफ्लो शो हो जाएगा। बाकी सारी चीजें लेजर में तो आएंगी, कैश फ्लो में नहीं जाएंगी, क्योंकि उससे कैश फ्लो हुआ ही नहीं है। लोन के केस में भी कैश फ्लो नहीं हुआ, कैपिटल के केस में, हाँ एक्सचेंज के केस में होता है, हम उसको अलग से डील करते हैं। एक्सचेंज के केस में कैश इन या आउट हो रहा होता है, हम उसको अलग से डील कर लेते हैं। फिर हम बनाते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, ड्रॉ डाउन, कैरी डाउन, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होती हैं। डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और हमें पता है कैश फ्लो के अंदर सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की जरूरत होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अगर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हमें इन रोलों में नहीं पढ़ने की जरूरत। ओके होगी बात। फिर आ जाओ, अगर बुक वैल्यू पे काम बन रहा है तो एसेट का लेजर में सिर्फ एक ही लेजर बनता है, ड्रॉ डाउन बुक वैल्यू पे आ जाएगा, बाकी सारी वही चीजें जो एसेट हम कैश पे खरीदेंगे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाएगा। कोई उधार पे खरीदो, कोई ऑनर लेकर आ जाए, एक्सचेंज वाला, रीवैल्यूएशन सरप्लस के केस में अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो लेजर में तो आएंगी, कैश फ्लो नहीं हो रहा उससे कैश फ्लो में नहीं आएंगी। फिर इस साइड पर डिस्पोजल बुक वैल्यू से आ जाता है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी यहां पर आ जाती है, ये भी चीज कैश फ्लो की है। ठीक है मेरे भाई। तो IAS 16 से रिलेटेड अगर आप कोई और भी लेजर बनाना चाहते हो तो बन सकता है। वो कौन सा? डिस्पोजल का लेजर। लेकिन डिस्पोजल का लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप जाग रहे हो तो मैं इंपॉर्टेंट बातें अब बताने जा रहा हूं। अगर आप जाग रहे हो तो है कोई ऐसा बंदा जो जाग रहा है? एनीवन? चले, दो चार लोग हैं ऐसे जो जाग रहे हैं। अब जरा सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नेट डेटर से रिलेटेड। सुने जरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में IAS 7 हमें अलाउ करता है दो ऑप्शन। एक वो कहता है कि आप डिफरेंस ले लो, ऑप्शन 1 बता रहा हूं, वो कहता है आप डिफरेंस ले लो
ऑफ ग्रॉस डेटर्स और उसको डील करो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। और साथ ही फिर ले लो डिफरेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और उसको डील करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो ऊपर एडजस्टमेंट में इस्तेमाल करते हैं, एडजस्टमेंट में इस्तेमाल करो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑप्शन 1 में IAS 7 हमें अलाउ करता है कि आप ग्रॉस डेटर्स मतलब प्रोविजन माइनस किए बगैर, प्रोविजन माइनस किए बगैर ग्रॉस डेटर को वर्किंग कैपिटल के अंदर डिफरेंस लिख लो, इंक्रीज या डिक्रीज। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एडजस्ट कर दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, उसका जो डिफरेंस है। सेकंड ऑप्शन, ये आपको पता है सेकंड ऑप्शन का। ऑप्शन नंबर 2, डिफरेंस ले लो बिटवीन नेट डेटर्स। नेट डेटर्स का मतलब ये है, नेट डेटर्स का मतलब ये है कि उसमें ओपनिंग बैलेंस में से ओपनिंग प्रोविजन माइनस की हुई है, क्लोजिंग में से क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करके आप उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर लिख लो, वर्किंग कैपिटल, बस। फिर प्रोविजन को इग्नोर कर दो। दो ऑप्शन है आपके पास और दोनों ही आई कैप की तरफ से भी IAS 7 की भी तरफ से अलाउ है। एक ग्रॉस डेटर्स का अलग डिफरेंस ले लो, प्रोविजन का अलग डिफरेंस ले लो, उन दोनों को आप बारी बारी अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट कर दो। या फिर दोनों एडजस्टमेंट करने की बजाय नेट डेटर्स फाइंड करके उसका वर्किंग कैपिटल के अंदर डिफरेंस एडजस्ट कर दो। तो इन दोनों ऑप्शन में हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑप्शन 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई कैप अपने सोल्यूशन में दोनों, कभी वो नेट डेटर्स कर देता है, कभी ग्रॉस डेटर कर देता है, क्योंकि दोनों ही अलाउ है। आप कोई एक चीज पक्की कर ले, या नेट डेटर्स या ग्रॉस डेटर्स। ग्रॉस करोगे फिर प्रोविजन भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात लिखें जरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैड डेट्स का कोई रोल नहीं है। देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, there is no adjustment of bad debts in cash flow. डन। ये बात होगी, डेटर्स वाली बातें हमने पूरी कर दी। अगली बात, ये नोट देकर लिखें, नोट मैं किसका बता रहा हूं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। अगर किसी भी वर्किंग कैपिटल की एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई बात बताई होगी उसका लेजर बना लेंगे, वरना सिंपल डिफरेंस लेकर एडजस्ट कर देंगे। दोबारा सुने, 99% कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती। 99% वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के अंदर जो चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं
उसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन 1% चांस ऐसा है कि वो एडजस्टमेंट आ सकती है, कोई भी हो सकती है। डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई एरर हो सकता है, कोई इन्वेंट्री से रिलेटेड एरर हो सकता है, उस गलती को फिर ठीक करके एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये बात हो गई नोट कि इफ देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल, then only difference will be adjusted. फिर सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज ले लेंगे, और अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो उसको कंसीडर कर लेंगे या उसका अकाउंट बना लेंगे। इफ एनी additional information given, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी, देन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू, फिर गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस गलती को ठीक करेंगे या एडजस्ट करेंगे। उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पेबल का लेजर बनाते हैं, कल भी बनाया था, और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं पेबल है तो इसलिए लायबिलिटी है ये। जी, यहां पर आता है जो इंटरेस्ट फॉर द ईयर होता है, और यहां पर आता है जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे होते हैं। ये दोनों इंफॉर्मेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आती है। गौर से सुनने वाली बात, अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो फिर जितना इंटरेस्ट फॉर द ईयर होगा सारे का सारा पेड भी होगा। ये जनाब पेड है, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो साल का बनता है। दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। एक ऊपर नॉन कैश एडजस्टमेंट में आता है, एड बैक होता है अगर आप अपना फॉर्मेट देखो, और एट द एंड जितना हम पे कर रहे होते हैं वो माइनस कर देते हैं। डन। फिर हम बात करते हैं टैक्स पेएबल की। हाँ जी जनाब, टैक्स पेएबल का भी ब्रॉड डाउन अगर गिवन है और कैरिड ऑन गिवन है, जो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर गिवन होगा और यहां पर आ जाएगा जितना हम पे कर रहे हैं। गॉट इट। उसके बाद आ जाता है डिविडेंड का अकाउंट। बिल्कुल वही, इसमें रिटेन अर्निंग आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आता।
लो मेरे भाई, मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी डिस्कस कर दी है आपको। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पहले की डिस्कस की हुई है, फिर भी मैं कल दोबारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी डिस्कस करूंगा। अभी अपना आप फॉर्मेट देखो, 5 मिनट आपके पास हैं, 10 मिनट ले लो चाहे अभी, क्योंकि हमने क्वेश्चन करने जाना है अभी। आप अपना फॉर्मेट देखो, और अभी जो मैंने आपको वर्किंग दिखाई है, अभी इस वर्किंग को देखकर आपस में टैली करो, और फिर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जल्दी करें, 10 मिनट आपके पास हैं फॉर्मेट और वर्किंग को देखने के लिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। अहमद रजा, इसको ध्यान से देखना है। अब्दुल मोइज कहता है कि डिविडेंड के अंदर सिर्फ जो पे करते हैं डिविडेंड, सिर्फ वो कैश फ्लो में आता है। जो रिटेन अर्निंग में है वो लेजर में आता है, कैश फ्लो में नहीं आता। तो जल्दी करें जनाब, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं, आप ये तब तक सॉल्व करें।
हाँ जी, हो गया। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 ही करवाता हूँ, फिर हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, और आप भी चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो अभी तक आपसे एडजस्ट नहीं हो रहे। हाँ जी, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2012 की इंफॉर्मेशन भी गिवन है और 2013 की इंफॉर्मेशन। कैपिटल अकाउंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स, बिल पेबल, accrued expenses, trade creditors, allowance for bad debts, accumulated depreciation, इक्विपमेंट की भी और फर्नीचर की भी। नीचे हमें इक्विपमेंट गिवन है, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश। अब एक बात नोट कर लें जरा, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर गिवन हो तो तब डेटर्स ग्रॉस गिवन होते हैं। दोबारा सुने, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर गिवन हो, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर है, तो ये जो डेटर्स गिवन होंगे फिर ग्रॉस डेटर्स होंगे। फिर आगे लिखें, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में हूं तो तब डेटर्स नेट गिवन होते हैं। ये बात आपने लिख ली। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट के अंदर गिवन होते हैं तो जो डेटर्स की अमाउंट गिवन होगी वो ग्रॉस डेटर्स अवेलेबल होंगे, और अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हो, बैलेंस शीट के अंदर ना हो, तो तब जो डेटर्स की अमाउंट होती है वो नेट अमाउंट होती है। सेम एज इट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट्स के साथ केस है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर बताई हो तो एसेट्स की कॉस्ट गिवन होती है, अगर ना बताई हो या एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताई हो, अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना बताई हो या एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताई हो, तब जो बैलेंस शीट में अमाउंट होगी वो नेट बुक वैल्यू होगी। वो पता चल जाता है, वो इतना इशू नहीं होता। मेन ये चीज जो अभी हमने बात किया है इसके बारे में वैसे पता होता है स्टूडेंट्स को। बिल, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाए, इक्विपमेंट that had cost 23,000 was 40% depreciated, मतलब 40% वो accumulated depreciation है उसकी। at the time of disposal sold for rupees 6,500, कोई मुझे accumulated depreciation इधर ही बता दे, कितना डेप्रिशिएट हो गया? 40% तक वो डेप्रिशिएट हो चुका है। वो कहता है इक्विपमेंट हैड अ कॉस्ट 23,000 एंड वाज 40% डेप्रिशिएटेड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, तो 9200 उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। अगर हम उसकी बुक वैल्यू का अंदाजा लगाना चाहें तो 13,800 उसकी बुक वैल्यू है। ये हमने इसके ऊपर ही लिख दिया। अगली बात, पेमेंट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटेड टू ₹22,000, आपने लोन 22,000 का पे किया, out of which 12,000 was paid Mr. X out of his personal account,
मतलब 12,000 उसने पर्सनल अकाउंट से पे किया ओनर ने, बाकी का 10,000 बिजनेस के कैश से पे किया। इस बात का आपको पता चल गया होगा कि इसकी एंट्री क्या पास होगी, भला एंट्री पास करें। इस लोन की एंट्री को मुझे पास करके दिखाए जरा। लोन डेबिट 22,000 से, कैपिटल क्रेडिट 12,000 से, और कैश क्रेडिट 10,000 से। तो इस एंट्री के अंदर सिर्फ हमारा लोन पेमेंट जो कैश फॉर्म में हो रहा है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। हमारा जो कैश फॉर्म में कैश जा रहा है, सिर्फ ये आउटफ्लो है। बाकी जो लोन के अंदर कमी आ रही है 12,000 की, वो कैपिटल के नाम से। कैपिटल में इजाफा हो रहा है लेकिन कैश फॉर्म में नहीं। आगे चलते हैं। On January 1, 13, the furniture was completely destroyed by fire. कहता है साल के शुरू में ही 1 जनवरी 13 को जितना फर्नीचर पड़ा था सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो गया। प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ₹60,000। इंश्योरेंस कंपनी से हमें 60,000 रुपए मिल गए। ओके होगी बात। ये तो सिंपल डिस्पोजल है, ये कर लेते हैं अभी। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 75,000 अबव कॉस्ट। तो ये प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट के आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की जितनी बेची है, अपनी वैल्यू से 7500 प्रॉफिट पे बेची है। मिस्टर एक्स विद ड्रॉन, ड्राइंग्स आ गई। 15,000 ईच मंथ, हर महीने। तो 15,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180,000 आ जाए। तो चले मेरे भाई काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉफिट की अमाउंट गिवन थी या नहीं। पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें किसी जगह भी प्रॉफिट नहीं मिला। ठीक हो गया। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो अप्रोचेज होती हैं उनको देखेंगे फिर। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। जी जनाब। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चाहो तो आप सिंगल कॉलम भी बना सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नंबर 1। अब अप्रोच हमारी कौन सी है कि इसके अंदर रिटेन अर्निंग का बैलेंस किसी जगह गिवन नहीं है, तो कैपिटल का अकाउंट बना के प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल का लेजर बनाएंगे, वहां से प्रॉफिट फाइंड किया जा सकता है। आ जाओ जरा। ओपनिंग बैलेंस है 83,800। कैरिड ऑन क्या है फिर 136,000।
ड्राइंग्स 180,000। लोन के नाम से भी हमारा कैपिटल क्रेडिट हुआ है, लोन के नाम से भी हमारा कैपिटल क्रेडिट हुआ है, ये बात पता है या नहीं? अल्लाह के बंदो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लो, जिस जगह जो चीज डेबिट क्रेडिट हो रही है वो उस लेजर में आएगी। क्लोज कर दो। हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। जी जनाब, $220,200। अहमद रजा कह रहा है कि सर कैश नहीं आएगा। अहमद भाई अपने लेजर की तरफ देखे, मैंने 1 2 3 लिखवाया था, कैपिटल अकाउंट नजर आया? और जो मैंने वर्किंग में कैपिटल लिखवाया सब अपना वो कैपिटल देखें। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन ना हो तो पहली प्रेफरेंस उसको देते हैं। कैश तो क्वेश्चन कैपिटल में कैश जरूर आता अगर आपको प्रॉफिट गिवन होता तो, या अलग से वो कैश बता देता। तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 220,200। 220,200। आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट। सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। वर्किंग नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन नहीं है। आप लोग चाहो तो दोनों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक ही लेजर बना लो, दोनों ब्रॉड ऑन प्लस कर लो, दोनों कैरिड ऑन प्लस कर लो, या फिर अलग अलग लेजर बना के दोनों की डेप्रिसिएशन एंड पे ऐड कर लो। तो लेजर कॉस्ट पे बनेंगे, बुक वैल्यू पे हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है, कॉस्ट पे लेजर बन रहे हैं। तो बना लेते हैं जनाब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के दो लेजर। वर्किंग नंबर 2, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल होनी है यहां पे। पहले देखते हैं इक्विपमेंट का। यहां पर कॉमन सेंस इस्तेमाल होनी है। इक्विपमेंट का ब्रॉड ऑन कितना है जरा बताइएगा? 18,000 और कैरिड ऑन है 24,000। कोई बताएगा कि कोई इक्विपमेंट बेचा भी है? जो इक्विपमेंट बेचा है उसकी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो है 922। 922 आई थी ना, या 920 आई थी? 9200 आई थी, क्योंकि 23,000 का हमने लिया था 40%। 9200 आई थी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9200। इसको मेरे भाई क्लोज करोगे तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। जिस शख्स को बात की समझ ना लगे उसने साथ साथ पूछना है
एक हफ्ते बाद नहीं बताना कि मुझे फलां चीज की समझ नहीं लगी थी। आज ही पूछेंगे तो समझ लग जाएगी, 2 हफ्ते बाद पूछेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद साथ accumulated depreciation ऑफ फर्नीचर भी बना लेते हैं। ये सबसे टेक्निकल लेजर है पूरे क्वेश्चन के अंदर। ब्रॉड ऑन कितना है? ब्रॉड ऑन कितना है? 15,000। कैरी डाउन कितना है? 8,000। आज आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, क्या बात है? कैलकुलेटर नहीं चल रहा, नींद आ रही है, भूख लगी है, मसला क्या है? प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। हाँ जी, आ जाओ जरा फिर। जरा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना है जरा। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ऑन January 1, 2013 the furniture was completely destroyed by fire। इसका मतलब है डिस्पोजल हुआ है। मैं कह रहा हूं जो डिस्पोजल है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 है। इस बात की किसी को समझ लगी या नहीं? मैं कह रहा हूं जो एसेट डिस्पोज हुआ है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 है। किसी बंदे को इस बात की कहीं समझ तो नहीं लग गई? अब जरा सुने, उसने कहा जो साल के शुरू में एसेट पड़ा था, ये ब्रॉड ऑन वाला, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जो 15,000 साल के शुरू की डेप्रिसिएशन है, ये भी तो उसी की होगी जो साल के शुरू में पड़ा होगा। जो साल के शुरू में ऐसे डिस्पोज यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये भी कंप्लीट उसी की डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो बैलेंस फिगर आ गई वो आ गई 8,000। ये हमने इस साल, जब साल शुरू हुआ होगा तो एसेट जो खरीदे उनकी डेप्रिसिएशन आई है। मतलब जो साल के शुरू में फर्नीचर थे वो सारे के सारे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। बाकी जो साल के एंड पे 8,000 आ रहा है ना, ये 8,000 उन फर्नीचर का आ रहा है जो साल के शुरू के बाद में खरीदे होंगे। डन होगी बात? तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारी आ गई 15,200 प्लस 8,000। टोटल इस साल की डेप्रिसिएशन हमारी आ गई 23,200, यानी इक्विपमेंट की और फर्नीचर की डेप्रिसिएशन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जी मजेदार काम था ये। आ जाओ जरा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वर्किंग नंबर 2 23,200। फिर आ जाते हैं, ये ऐड करने वाली चीजें हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल, वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है, वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। 13,800 वाला एसेट 6,500 का बेच रहे हो। 13,800 वाला एसेट 6,500 का बेच रहे हो, कितना लॉस आ रहा है? 7,300। फर्नीचर पे मुझे कोई बताए गेन आ रहा है या लॉस? फर्नीचर पे कोई बता दे गेन आ रहा है या लॉस? सुने जरा, सुन ले फिर। ये फर्नीचर जो ओपनिंग पड़ा है ना 64,000 का,
इसमें से 15,000 माइनस करो इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये बच गया 49,000 वाला एसेट, और हमें इसके बदले जो इंश्योरेंस मिल रही है वो मिल रही है 60,000। तो बताओ गेन हुआ या लॉस? देखे ना 64 पड़ा था ओपनिंग टोटल, राइट। वैसे तो आप लेजर भी बना सकते हो, लेकिन हर बात पे लेजर बनाने में टाइम भी वेस्ट होता है। कुछ चीजें डायरेक्ट कर लिया करो, कुछ के लेजर बना लिया करो। 64 वाला पूरे का पूरा हमारा फायर से डिस्ट्रॉय हो गया था, 15,000 तक वो डेप्रिशिएट हो चुका था, 49,000 का बच चुका था, वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे हमें इंश्योरेंस से 60,000 मिल गया। तो हमें 11,000 का फायदा हो गया, गेन ऑन डिस्पोजल। $11,000 माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल क्वेश्चन की आखिर में बताया हुआ है कि आपको इन्वेस्टमेंट बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ है। लो मेरे भाई, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से पहले पहले काम पूरा हो गया। यहां तक कोई मसला, प्रॉफिट ने गिवन था हमने फाइंड किया, डेप्रिसिएशन ने गिवन थी हमने फाइंड कर ली, लॉस और बाकी सारी चीजें अवेलेबल थी। कोई और चीज तो नहीं है? जिस बंदे ने क्वेश्चन किया है कोई और चीज तो नहीं है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आनी हो? नहीं जी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आ जाओ फिर, प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 232,200। क्या ये ठीक है? ओके होगी बात। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजिंग में आओ, जो कि सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होती हैं। आ जाओ जरा, बिल पेबल, एक्रूड एक्सपेंस, ट्रेड क्रेडिटर्स, 3 चीजें, फिर स्टॉक और डेटर, ये 5 चीजें टोटल हैं। सिर्फ इसमें अगर कोई टेक्निकल चीज है तो वो डेटर्स को नेट करने वाली बात है बस, क्योंकि अब जो डेटर्स हमें गिवन है ये डेटर्स ग्रॉस हैं। तो ओपनिंग में से ओपनिंग प्रोविजन माइनस कर देंगे, ये वाली 6,500, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस कर देंगे, सॉरी ओपनिंग में से ओपनिंग, हाँ जी ठीक है 9,700, 21,500 में से 9,700 माइनस कर दें, 11,800, 31,700 में से 6,500 माइनस कर दें, 25,200। तो जनाब हम नेट डेटर्स का डिफरेंस लेंगे, नेट डेटर्स का। आ जाओ जरा, पहले से शुरू हो जाते हैं। बिल पेबल 8600 से 6500 हो गया, डिक्रीज इन बिल पेबल, डिक्रीज इन बिल पेबल, कितना डिक्रीज आ रहा है? 8600 माइनस 6500, 2100 का।
डिक्रीज आ रहा है तो एम ने कहा है बिल पेबल यहाँ कैसे आएगा? एम बेटा बिल पेबल हमारा अकाउंट पेबल जैसे लायबिलिटी होता है, नोट पेबल, बिल पेबल, अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल, ये सारे की सारी हमारी लायबिलिटीज होती हैं। उसके बाद है एक्रूड एक्सपेंस, 10,800 से 4,300 हो गया। डिक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंस बता दें कितना आ रहा है? जल्दी से बताएं जरा, डिक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंस कितना आया? आज ना आप लोग सुस्त बहुत हो यार, वर्किंग ही नहीं कर रहे साथ साथ। 6,500, एक बिलाल ही बैठा है बस, इसमें भी डिक्रीज आया। क्रेडिटर में 6,500 से 10,800 हुआ। इंक्रीज इन ट्रेड क्रेडिटर, $4,300 का इनफ्लो। फिर आ जाओ स्टॉक के ऊपर, 19,400 से 25,000 हो गया। इंक्रीज इन स्टॉक कितना आ रहा है? 5,600 आउटफ्लो। नेट डेटर्स 11,800 से 25,200 हुए। इंक्रीज इन नेट डेटर्स, कितनी अमाउंट आ रही है? इंक्रीज इन नेट डेटर्स 13,400। आउटफ्लो, हाँ जी खत्म होगी बात। इसके अलावा कोई करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली नहीं रही, क्लोज कर दो। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ना इंटरेस्ट पेड है ना टैक्स पेड है। ड्राइंग्स हैं वो इधर ही लिख देते हैं। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है? प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है? 208,900 चेक कर लीजिएगा जरा। 208,900 ड्राइंग्स, ये ऑप्शनल है, चाहे तो यहां पे लिख लें, चाहे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख लें। एक बंदा कहता है ये आंसर ठीक नहीं है, चेक कर लीजिएगा जरा बिलाल भाई। प्लस माइनस देखकर कीजिएगा, यही आ रहा है। चले जनाब, आप लोगों के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी, कितना आंसर आ रहा है? 28,900। चलें जी, अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले लिखो जरा परचेज ऑफ इक्विपमेंट, अगर है तो वो
वर्किंग कर देंगे, इसकी वर्किंग नंबर मेरे ख्याल में 3 है। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विपमेंट, वो है 6500, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। परचेज ऑफ फर्नीचर, वर्किंग नंबर 4 कर लेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस से जो कैश रिसीव किया है हमने फर्नीचर के बदले, वो है 60,000। 2 वर्किंग कर लेते हैं, इक्विपमेंट का भी लेजर बना लेते हैं, फर्नीचर का भी लेजर बना लेते हैं, और बाकी चीजें हमारे पास हैं। वर्किंग नंबर 3, आप इकट्ठा भी लेजर बना सकते थे। इक्विपमेंट का ब्रॉड ऑन कितना आ रहा है? 43,000 और कैरी डन 86,000। 43,000 कैरी डाउन 86,000। जो डिस्पोजल है 23,000, और बाकी जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो तो लिखनी नहीं है, तो हमारे पास एडिशन आ जाएगा। कितने का एडिशन आ गया? 66,000। फर्नीचर का भी लेजर बना लें। ये लेजर मैंने आपको वैसे IS16 में तो काम करते रहे हैं, लेकिन मैंने यहां पर भी आपको सिखा दिए हैं। 64 और 80,000। कैरी डाउन 80,000। अच्छा मुझे बताओ इसका डिस्पोजल क्या है भला? कोई बता सकता है फर्नीचर का डिस्पोजल क्या है? अपने अपने क्वेश्चन को देखकर बताएं। फर्नीचर का डिस्पोजल 64,000 है जवाद। हम कॉस्ट पे बना रहे हैं। जब कॉस्ट पे लेजर बनाए जाते हैं तो कॉस्ट की अमाउंट से आता है। तो इसमें जो नया एसेट खरीदे हैं वो 80,000 के। डन। आ जाओ जरा फिर। 66,000 वर्किंग नंबर 3 से आउटफ्लो, 80,000 वर्किंग नंबर 4 से आउटफ्लो। इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट भी है, जरा गौर फरमाएं। 16,900 की पिछले साल इन्वेस्टमेंट थी और अब 0 है, मतलब ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी। और बेची कितनी? अबव 7,500। इसका मतलब हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज तो की नहीं, सिर्फ सेल की है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 16,900 वाली एडजस्ट इन्वेस्टमेंट हमने 7,500 अबव कॉस्ट बेची है। 16,900 वाली इन्वेस्टमेंट हमने 24,400 की बेची है, और यहां पर पूरा कैश आता है जितने की हमने कोई चीज बेची हो। ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी हो गई। जल्दी से मुझे नेट इनफ्लो या आउटफ्लो बता दें। मेरे हिसाब से तो 55,100 का आउटफ्लो आ रहा है, आप अपने हिसाब से बता दें।
ओके, यही आ रहा है आउटफ्लो। चलें जी, नेक्स्ट आ जाएं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस 2 मिनट और अब्दुल्ला अली में वेट कर लो, क्लास अगली आपकी स्टार्ट हो जाती है, कोई मसला नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कैपिटल का लेजर हम बना चुके हैं, कैपिटल के लेजर में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं था। हम कैपिटल का लेजर बना चुके हैं, कैपिटल के लेजर में आप देखें कैश की अमाउंट नहीं आई थी। लोन का लेजर बना लो जरा, लोन का लेजर बना लेते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह क्योंकि हम वर्किंग नंबर 5 लोन का ब्रॉडाउन है हमारे पास 53,800, कैपिटल के नाम से लोन पे हुआ था, आपको याद होगा 12,000 कैपिटल के नाम से, 10,000 कैश के नाम से, और कैरिडोर कितना है 31,800। अब जो इसका डिफरेंस आएगा वो कैश फॉर्म में अगर डिफरेंस आएगा तो, कि हमने मजीद लोन लिया या पे किया। हाँ जी, कोई डिफरेंस आ रहा है? कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो हमारा लोन पेड हुआ 10,000 का, वर्किंग का रेफरेंस देना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ 10,000 का हमारा लोन पे हुआ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई चीज नहीं है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई भी चीज नहीं है। आ जाओ जरा, नेट इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज आ रहा है? 65 ये है, डिक्रीज आ रहा है मुझे तो लगता है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 36,200 का। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 41,400, जी। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? क्या 5200 आ रहा है? लो मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया पूरा। अब आपने ये क्वेश्चन दोबारा करना है, 5वां, फिर तीसरा करना है, फिर छठा करना है, और लाजमी करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर कैश फ्लो मुश्किल लगेगा, और अगर करना शुरू कर दोगे तो फिर कैश फ्लो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, और बल्कि कल छुट्टी है, कल चलें ठीक है, आप बस यही करें, पहले 6 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेने हैं, 2 से लेकर 6, 2 से लेकर 6 तक बार बार क्वेश्चन करने हैं, आपका कैश फ्लो ओके हो जाएगा। 2 to 6 क्वेश्चन करोगे, आपका क्वेश्चन ओके हो जाएगा। इंशाल्लाह मंडे को क्लास होगी, मंडे को